नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो के अगर आप देखें हैं तो वहाँ पर मैंने जीपीसीआर के बारे में और जो सिग्नलिंग है उसके बारे में बताया हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आई बटन में क्लिक करके आपको जाके देख सकते हैं। और अगर नए हैं चैनल में तो जाके सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप देते रहूँगा। और अगर पुराने हैं, पहले से देखते आए हैं, तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली आपका जो IP3 डैग पाथवे है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत सारा आता है इस एरिया से स्पेसिफिकली, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो जीपीसीआर के बारे में अगर मैं देखूं तो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जीपीसीआर का एक तरह का सिग्नलिंग होता है। अगर मैं बोलूं बहुत सारे जीपीसीआर होते हैं, बट ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा से क्वेश्चन क्यों आता है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब पढ़िएगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन बोल के एक स्टेप होते हैं। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर अगर देखिएगा सी अर्चिन गिलबर्ट का बुक खोलिएगा फर्टिलाइजेशन चैप्टर में जाके, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है वो आपका इस पाथवे के थ्रू जाता है, IP3 डैग पाथवे। IP3 मतलब इनिसिटॉल फॉस्फेट है और डैग मतलब अब डाइएसाइल ग्लिसरॉल है। अब ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस चलता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चलते करते हैं। उसके पहले जैसे हम लोग बोला कि CSR में ना दोनों तरह का क्वेश्चन आता है। एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा रहता है, और अगर देखिएगा कुछ कुछ पार्ट भी, मतलब आपका जो पहले पार्ट भी आता था वहाँ पर रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन आता है। अगर आपको आता है तो आप कर पाइएगा, अगर नहीं आता नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे एक तरह का देखिए एक चार्ट दिया हुआ है कि सम सेल्स रेस्पॉन्सेज विथ जीपीसीआर एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। तो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा के थ्रू कौन कौन सा सिग्नल आपका हो रहा है और कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल आके इंड्यूस करता है वो आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको कि लीवर बोला, तो टारगेट टिश्यू लीवर है। वहाँ पर क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल आप देखिए रिसेप्टर जो है लीवर में है और सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, वैसोप्रेसिन ADH। ठीक है, उसके बाद वो क्या जब बाइंड करता है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करवाता है। ऐसे आपका पैनक्रियास लिखा हुआ है, एसिटाइलकोलिन आता है और एमाइलेज सिक्रेशन करवाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये सब लेटर जो लिखा हुआ है इतना पढ़ने का मैं कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। मैं सिंपल पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को और सिंपल पढ़ा के ज़्यादातर स्कोर करवाता हूँ बच्चे लोगों को। ठीक है, तो पहले आता है सिग्नलिंग में। अगर मैं आपको पहले भी बताया था कि एल्बर्ट का जो बुक हम लोग पढ़ते हैं जनरली, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेजेंड को पढ़ते हैं और डायग्राम को पढ़ते हैं, राइट। तो इसको पढ़ने के लिए ध्यान से देखिएगा कि डायग्राम को पहले देखते हैं फिर लेजेंड पढ़ेंगे। तो डायग्राम में अगर आते हैं हम लोग तो क्या बोला है कि रेड कलर का ये सिग्नल मॉलिक्यूल है। सिग्नल मॉलिक्यूल क्या किया, बाइंड किया किसके साथ, जीपीसीआर के साथ। ये भाई साहब जीपीसीआर है, ठीक है, लिख भी दिया है। तो बाइंड जब मॉलिक्यूल कर जाएगा तो ये जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रेड कलर सिग्नल जो दे रहा है मतलब एक्टिवेशन का सिग्नल दे रहा है। अब जब जीपीसीआर एक्टिवेट होगा, आप लोगों को पता है कि ये जाके किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन को। तो जी प्रोटीन जब वो सिग्नल मिलेगा तो क्या होगा, जी 3 ट्राइमेरिक हेट्रो ट्राइमेरिक है, आप लोगों को पता है 3 अलग अलग प्रोटीन है, अल्फा बीटा गामा। अब जब भी आपका सिग्नल मिलेगा तो जी क्यू जो है ना, वहाँ पर जी अल्फा था, यहाँ पर जी क्यू है। ठीक है, ये भी अल्फा से यूनिट है लेकिन इसको जी क्यू बोलते हैं हम लोग। अब क्या होता है, यहाँ पर आपका जीडीपी जनरली रहता है जब इनएक्टिव स्टेट में रहता है, लेकिन जब भी आपका यहाँ पर सिग्नल जीपीसीआर जी प्रोटीन को देता है तो वो जीडीपी जो है ना, वो जीडीपी ने क्या हो जाता है, वो जीटीपी हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो जी अल्फा या जी क्यू सब यूनिट आप बोल सकते हैं, वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है किससे, बीटा और गामा सब यूनिट से। ठीक है, और क्या करता है, किसको एक्टिवेट करता है, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर लिपलेट है, ये इनर लिपलेट है। इनर लिपलेट में आपका एक तरह का एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। अब ये सी बीटा क्यों बोलता है, क्योंकि बीटा नंबर जो आपका ब्लॉक मतलब आपका जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ता है। तो क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा किसको तोड़ता है, जाके इनर मेम्ब्रेन में एक तरह का आप लोगों को पता होगा फॉस्फोलिपिड 4 प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, फॉस्फेटाइडिल इनिसिटॉल, कोलिन, सेरिन, इथानोलेमिन। ठीक है, उसमें से एक है फॉस्फेटाइडिल इथानोलेमिन, उसको मॉडिफाइड वर्जन को हम लोग फॉस्फो इनिसिटॉल PI मतलब फॉस्फो इनिसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट बोला जाता है, PIP2 बोल सकते हैं। उसको क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा काट देता है, और काटने के बाद 2 चीज़ बनाता है, एक तो डायसाइल ग्लिसरॉल जो मेम्ब्रेन में अभी भी चिपका हुआ है, और एक बनाता है IP3 जो अब नीचे अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, नीचे आ चुका है। तो अब 2 कंपाउंड बन चुका है। पहले PIP2 को काटा, किसने काटा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा कहाँ से आया, जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन कहाँ से एक्टिवेट हुआ, जीपीसीआर से। जीपीसीआर कैसे एक्टिवेट हुआ, सिग्नल मॉलिक्यूल आया। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब जब भी आपका डायसाइल ग्लिसरॉल और आपका IP3 बन गया, अब क्या होगा, ये IP3 और डैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फर्दर सिग्नलिंग में। कैसे, ये IP3 जाएगा किसके पास, आपका जो आपका लूमेन ऑफ द एंडोथर्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम उसको निकालेगा। कैसे,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके मेम्ब्रेन में एक तरह का चैनल होता है जिसको बोलते हैं IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीजिंग चैनल। अब वो कब खुलता है? वो गेट जनरली लगा रहता है, जैसे घर का आपका गेट लगा रहता है। IP3 जाके जब बाइंड करेगा तो ये गेट खुल जाएगा और मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। अब मॉलिक्यूल जब भी बाहर जाएगा तो ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा आपका मिल जाएगा, आपका साइटोसोल में आ जाएगा। वो कैल्शियम क्या करेगा, जाके आपका जो प्रोटीन काइनेस C है वो डायसाइल ग्लिसरॉल के साथ बाइंड करता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन, आप पहले GPCR जब पढ़ाए तो वहाँ पर प्रोटीन काइनेस A था, यहाँ पर प्रोटीन काइनेस C है। यहाँ से भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रोटीन काइनेस C अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक डायसाइल ग्लिसरॉल, याद रखिएगा, जो मेम्ब्रेन में है, और कैल्शियम जब तक नहीं आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि क्या प्रोटीन काइनेस C अकेले काम कर सकता? नहीं, प्रोटीन काइनेस C तभी काम कर पाएगा जब कैल्शियम आएगा और डायसाइल ग्लिसरॉल आएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो डैग है ये क्या है और IP3 क्या है? तो ये दोनों तरह, ये दोनों कैल्शियम, डैग, IP3, ये तीनों के तीनों आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है दिस इज प्राइमरी मैसेंजर। ये आपका हार्मोन हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, लाइगेंड हो सकता है, ठीक है, लाइगेंड ही बोलेंगे एक तरह से, बट मैं बता रहा हूँ कि नेचर क्या हो सकता है। पेप्टाइड हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ठीक है। बट याद रखिएगा एक चीज़, ठीक है, ये डैग, IP3 और कैल्शियम दिस आर सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्वेश्चन आता है, अब ये डायग्राम के थ्रू आप समझ गए ना, तो यहाँ पर जब पढ़िएगा इस लेजेंड में यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, और कुछ अलग से नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकता है बट मेजर जो चीज़ होता है यहाँ पर लिखा रहता है। आप अगर बोलिएगा कि सर PEEP2 कैसे बना, देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि प्लाज्मा में जो होता है आपका बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर होने के कारण जो इनर लिपिड होता है आपका, क्योंकि आप लोग अगर पढ़े होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वीडियो चाहिए। आपका जो 4 तरह का प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है वो भी ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड अलग होता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड अलग होता है। तो जो ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स होता है वहाँ पर 4 प्रकार का होता है, मैं जैसे आपको बताया था। तो फॉस्फोइनोसिटोल वन ऑफ देम होता है। तो जनरली फॉस्फोलिपिड जो होता है वो फॉस्फोडाइल 4,5 बिस फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है, आपका इनर मेम्ब्रेन में चिपका हुआ, कोवलेंट लिंक रहता है, याद करिएगा। फॉस्फोलाइपिड C बीटा क्या करता है, 2 कंपाउंड में डिवाइड कर देता है, इसको यहाँ से काट देता है और यहाँ पर IP3 बन जाता है और इधर आपका ग्लिसरॉल बन जाता है, डायसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है और एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेस C। ये कि IP3 क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है, अल्टीमेटली कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोटीन काइनेस C काम करता है। अरे आपका क्वेश्चन हो सकता है सर प्रोटीन काइनेस C बनने का क्या होगा, प्रोटीन काइनेस C बन गया, मान लिया प्रोटीन काइनेस C बन गया तो उसके बाद क्या होगा। तो भाई प्रोटीन काइनेस है, प्रोटीन काइनेस C मतलब अलग अलग काम करते हैं, प्रोटीन काइनेस A अलग अलग काम करती है। ये क्या करता है, काइनेस होता है, काइनेस मतलब फॉस्फेट लगवाना, कोई एक प्रोटीन है उसके ऊपर फॉस्फेट लगवा देना। आप लोगों को पता है कि कोई भी एंजाइम या प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट लगाने से वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली सेल के अंदर जितना भी काम होता है वो एंजाइम के द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है, और उस प्रोटीन को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट का काम जो होता है फॉस्फेट के थ्रू होता है। तो फॉस्फेट का लगवाना का काम जो होता है प्रोटीन काइनेस C, प्रोटीन काइनेस A का होता है। ये दिस इज, यही आपका रीज़न है जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे लोग कि सर इसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद सिग्नल एम्पलीफाई होता है और फर्दर आपका जीन एक्सप्रेशन होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और आपका अल्टीमेट काम होता है। आपको ये याद रखना है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये देखिए कैल्शियम ऑसिलेशन मतलब होमोस्टेसिस कैसे मेंटेन रहता है सेल के अंदर, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इसके बाद वीडियो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। फर्दर जो आपका रोडोप्सिन वाला सिग्नलिंग वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ सर और वीडियो बनाइए, मैं वीडियो बनाऊँगा, मुझे मोटिवेशन रखिएगा अंदर में, तो मैं भी आपको वीडियो बना के दूंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जितना भी एग्जाम है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम होमोस्टेसिस कैसे, होमोस्टेसिस मतलब मेंटेन करना, बैलेंस को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दीजिए या माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए, या था उसके छोड़ के भी आपका साइटोप्लाज्म में आपका बहुत सारा प्रोटीन रहता है जो कैल्शियम को बाइंड करके रखता है। अब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि कम जगह से ज़्यादा जगह में अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कैल्शियम यहाँ पर कम है, कम मात्रा में, और सार्कोप्लाज्मिन के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कम से ज़्यादा तरफ जाने के लिए आपको ATP खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए पंप इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बढ़ गया तो वो क्या करेगा, पंप करके अंदर कर देगा। सेम चीज़ आपका माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, और कुछ कैल्शियम अगर बच भी गया तो वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के में बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे मेंटेन कर रहा है। साइटोप्लाज्म के बाहर मतलब जो सेल होता है, सेल के बाहर कैसे मेंटेन कर रहा है। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत तरह का पंप होता है, जैसे सोडियम ड्राइवन कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, उसके अलावा कैल्शियम पंप होता है। क्या करता है, अगर सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो भाई उसको रिलीज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है, तो सेल के अंदर बहुत देर तक रख नहीं सकते, इसके लिए उसको बाहर भी फेंकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पंप होता है वो एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर फेंक देता है और रिफ्लेक्स कर देता है।
ठीक है। तो इस तरह का रेगुलेशन होता है सेल के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको CSI नेट में, डीबीटी में, आपका ICMR में, CUET, गैट भी, जितना तरह का एग्जाम आप देते हैं सब जगह ये पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका IP3 डैग पाथवे, और बाकी आपका रोडोप्सिन का जो सिग्नलिंग है और बाकी जो आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है और सिग्नलिंग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।